हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। ये पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं उनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना लेक्चर। इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है। Agriculture is the world's oldest and largest industry, and more than half of the people in the world still live on farms. देखिए, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, खेती जो है, वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट या लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। और अभी भी पूरे वर्ल्ड का अगर हम सिनेरियो देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसकी हाफ पॉपुलेशन अभी भी फार्मिंग में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है। ठीक है। एग्रीकल्चर हैज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। एग्रीकल्चर के जो इफेक्ट्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं। दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया है उनको। अब दोनों क्या क्या होते हैं इसको समझने की जरूरत है। A primary effect is an effect on the area where the agriculture takes place, that is on site effect। प्राइमरी इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर की साइट के आसपास ही इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ते हैं। तो जिस जगह पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके आसपास के एरिया में ही उस एग्रीकल्चर के इफेक्ट अगर हमें देखने को मिलेंगे तो उनको बोलेंगे प्राइमरी इफेक्ट। और क्या इनको बोला जाता है? ऑन साइट इफेक्ट। जिस साइट पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहीं पे इफेक्ट अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो कहलाते हैं प्राइमरी इफेक्ट्स। दूसरे होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑल्सो कॉल्ड एन ऑफ साइट इफेक्ट इज एन इफेक्ट ऑन एन एनवायरमेंट अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइट, टिपिकली डाउनस्ट्रीम एंड डाउनविंड। तो बेसिकली जिस जगह पे एग्रीकल्चर हो रहा है उससे काफी दूरी पे अगर हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो उनको सेकेंडरी इफेक्ट बोला है। और बेसिकली ये डिपेंड करते हैं विंड की डायरेक्शन, है ना। तो डाउनस्ट्रीम में या विंड की डायरेक्शन में जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस जगह एग्रीकल्चर हो रहा है उससे बहुत दूर देखने को मिलेंगे, तो ऐसे इफेक्ट को बोला गया है सेकेंडरी इफेक्ट और ऑफ साइड। ठीक है। अब एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर को उनका डिवीजन बताया गया है। तो कुछ इम्पैक्ट ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के कारण हुए हैं, क्योंकि पुराने टाइम में जो खेती होती थी उसको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर किया है, कहा गया है। आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर या खेती होती है उसको मॉडर्न एग्रीकल्चर कहा गया है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें फॉरेस्ट क्लियरिंग, सॉइल इरोजन, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते थे। आज की डेट में जब हम मॉडर्न मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें इम्पैक्ट रिलेटेड टू हाई यील्डिंग वेराइटीज, फर्टिलाइजर रिलेटेड इम्पैक्ट्स, पेस्टिसाइड्स रिलेटेड इम्पैक्ट, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी प्रॉब्लम, ये मेन इफेक्ट। ठीक है। फिर जब हम इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू हाई यील्डिंग वेराइटीज की बात करते हैं तो इसमें इजी अटैक बाय पैथोजेंस और रैपिड न्यूट्रिएंट लॉस इफेक्ट होते हैं। फर्टिलाइजर से रिलेटेड इम्पैक्ट देखें तो इसमें देखा गया है कि सॉइल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है, नाइट्रेट पॉल्यूशन होता है या यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है। और पेस्टिसाइड से रिलेटेड इम्पैक्ट देखते हैं तो इसमें पेस्ट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ मैनी नॉन टारगेट स्पीशीज हैं और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इन्हीं इफेक्ट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो भी इफेक्ट हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, है ना, तो पहले हमने पढ़ा कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। इसी को हमने एक और तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया है और वो है लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे। लोकल लेवल पे क्या इफेक्ट होंगे, रीजनल लेवल पे क्या होंगे और ग्लोबल लेवल पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं, या ये क्या क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है लोकल चेंजेस। एग्रीकल्चर करने से लोकल चेंजेस क्या होंगे या क्या होते हैं? दीज अकर एट और नियर द साइट ऑफ फार्मिंग। ठीक है। फार्मिंग की साइट पे जो इफेक्ट होंगे उनको लोकल चेंजेस कहा गया है। दीज चेंजेस और इफेक्ट्स इंक्लूड सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन डाउनस्ट्रीम इन लोकल रिवर्स। ठीक है। तो कुछ इस तरह के इफेक्ट हैं जैसे सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन बेसिकली वहीं पे होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है।
फिर डाउन स्ट्रीम में बेसिकली सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी, लोकल रिवर्स में सेडिमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होगी, तो इनको लोकल चेंजेस में रखा गया है। फर्टिलाइजर्स कैरिड बाय सेडिमेंट्स कैन कॉज यूट्रोफिकेशन ऑफ लोकल वाटर बॉडीज। अब जो भी हम फर्टिलाइजर्स जो हैं अपने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल में लेके आते हैं, उनकी वजह से जो एग्रीकल्चर की जो साइट है उसके आसपास जो लोकल वाटर बॉडीज हैं उनमें यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है। नाउ पॉल्यूटेंट सेडिमेंट्स कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टॉक्सिन्स एंड डिस्ट्रॉय लोकल फिशरीज। और लोकल वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन तो हो ही रहा है, साथ में जो लोकल फिशरीज है जहाँ पे फिशरीज की जा रही है, फिशेस को पाला जा रहा है, वहां पे भी उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लोकल फिशरी डिस्ट्रॉय। तो ये सारे इफेक्ट क्या होंगे, लोकल लेवल पे हो। दूसरा है रीजनल लेवल या रीजनल चेंजेस। दे जनरली रिजल्ट फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन द सेम लार्ज रीजन। ठीक है। अब रीजन थोड़ा सा और बड़ा हो गया, लोकल के अलावा आस खेती के आसपास जो और थोड़ा दूर का एरिया है उसको भी इसमें ले लिया गया है, तो इसको रीजनल चेंजेस बोला गया है। रीजनल इफेक्ट्स के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, लार्ज स्केल में पॉल्यूशन हो सकता है, और मेजर रिवर्स में हमारा सेडिमेंटेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और ग्लोबल चेंजेस जो हैं, दीज इंक्लूड क्लाइमेट चेंजेस एज वेल एज एक्सटेंसिव चेंजेस इन केमिकल साइकिल्स, सॉरी। तो जो हमारी बहुत सारी ग्लोबल लेवल पे नेचर के अंदर जो साइकिल्स चल रही हैं उनके अंदर कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो उनको ग्लोबल चेंजेस की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम देखते हैं मेन इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल टाइप का जो एग्रीकल्चर होता था उसके क्या इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर होते थे। तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को देखें तो बेसिकली उसमें ये पूरा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था, ये इसमें मैनुअल पावर ज्यादा इस्तेमाल होती थी, है ना, मशीनों का कम इस्तेमाल होता था। उस पे खाद के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था, फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल होता था। ठीक है। और बेसिकली जो मेन इफेक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे तीन इफेक्ट्स जो हैं मेन होते हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन, द स्लैश एंड बर्न ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट टू क्लियर द लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड फ्रिक्वेंट शिफ्टिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। देखिए, जब भी एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर होता है कि फूड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना है या इंक्रीज करना है, क्योंकि पॉपुलेशन तो डेली बढ़ ही रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना है। एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए जमीन चाहिए, तो वो जमीन कहाँ से आएगी, उसमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर लैंड तैयार। ठीक है। सेकंड है इसमें सॉइल इरोजन। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर एक्सपोजेस द सॉइल टू विंड, रेन एंड स्टॉर्म्स, देयरबाय रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। जब हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, वेजिटेशन को क्लियर कर देते हैं, जो सॉइल होती है, टॉप लेयर होती है, वो विंड, रेन और स्टॉर्म के एक्सपोजर में आ जाती है। तो विंड, रेन और स्टॉर्म के एक्सपोजर या एक्शन के कारण बेसिकली क्या होता है, वो टॉप लेयर सॉइल जो है वो लॉस हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। जो थर्ड इफेक्ट है हमारा वो है डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। During slash and burn, the organic matter in the soil gets destroyed and most of the nutrients are taken up by the crops within a short। देखिए, जब स्लैश और बर्न करते हैं, मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे क्रॉप है, क्रॉप को काटा और उसके बाद जो उसमें ग्रेन्स को निकालने के बाद जो बच गया उसमें फील्ड के अंदर बेसिकली आग लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ में हम क्या करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, अ, जो क्रॉप्स होती थी वो न्यूट्रिएंट, भाई क्रॉप ग्रो करेगी तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी, तो शॉर्ट पीरियड में क्या होता था, क्रॉप सारे न्यूट्रिएंट को खत्म कर देती थी, जिससे सॉइल हमारी जो है क्या हो जाती थी, सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर हो जाती, जिसके कारण ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यहाँ पे इन्होंने रिलेट किया है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जनरली ऐसा होता है कि सॉइल के अंदर जब न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाती है, तो जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है। और दूसरे एरिया में जाके फिर वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक।
अब आते हैं इसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं उनके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है। तो पहला है इसमें फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। देखिए सॉइल के अंदर दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए, है ना। मैक्रो का मतलब यहाँ पे है ज्यादा क्वांटिटी और माइक्रो का मतलब है यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट जो है प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर हैव नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम विच आर एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जनरली मॉडर्न एग्रीकल्चर में जब फर्टिलाइजर खेतों में डाला जाता है ना, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं जनरली वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, फार्मर यूजुअली यूज दीज फर्टिलाइजर्स इनडिस्क्रिमिनेटली टू बूस्ट अप क्रॉप ग्रोथ। और इन न्यूट्रिएंट्स को, इन फर्टिलाइजर्स को फार्मर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अपने फील्ड में डालते हैं, जिससे क्रॉप की जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। तो जब मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा डाले जाते हैं खेत में और फार्मर की तरफ से माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो सॉइल के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि जो क्रॉप ग्रो कराई है फील्ड के अंदर, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करेगी, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करेगी। मैक्रोन्यूट्रिएंट तो फर्टिलाइजर की फॉर्म में डाल दिए गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होते चले गए, तो इसी को बोला गया माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। एक एग्जांपल है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज इन पंजाब एंड हरियाणा हैज कॉज्ड डेफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक इन द सॉइल्स व्हिच इज अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। अब जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या इधर उत्तर प्रदेश हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अच्छा होता है, तो यहाँ पे बेसिकली फार्मर्स जो हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं अपनी क्रॉप की पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ की सॉइल में देखा गया है कि जिंक जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है soil। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस के कारण जिंक यहाँ की सॉइल में क्या हो रहा है, कम। तो आगे चल के वो क्या करेगा, वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी के इफेक्ट करे। सेकंड है नाइट्रेट पॉल्यूशन। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफन लीच डीप इनटू द सॉइल एंड अल्टीमेटली कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर। तो जो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर रहे हैं, तो प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। बाकी के जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं वो सॉइल में लीच कर जाते हैं, सॉइल में पेनिट्रेट करते हुए नीचे चले जाते हैं और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। इसी को बोला गया नाइट्रेट पॉल्यूशन। The nitrates get concentrated in the water, and when their concentration exceeds 25 milligram per liter, they become the cause of serious health hazard called blue baby syndrome or मेथामोग्लोबिनिया। ठीक है, आ, ये जो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है, जब पानी के अंदर 25 mg पर लीटर को क्रॉस कर जाएगी और ऐसा ग्राउंड वाटर जो है, जो भी लोग ड्रिंक करेंगे, है ना, तो उन लोगों में जनरली छोटे बच्चों में इस तरह का बीमारी देखने को मिलती है। नाइट्रेट उनके अंदर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। दिस डिजीज अफेक्ट द इन्फेंट्स, जनरली इन्फेंट्स के अंदर होती है, टू मैक्सिमम एक्सटेंट कॉजिंग इवन डेथ। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम हैज बीन फेस्ड फ्रीक्वेंटली इन डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड। इन इंडिया ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ नाइट्रेट पॉल्यूशन एग्जिस्ट इन मैनी। थर्ड है इसमें यूट्रोफिकेशन। Large proportion of nitrogen and phosphorus used in crop fields is washed off and along with runoff water reach the water bodies, causing overnourishment of the lakes, a process known as eutrophication। देखिए हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वहां से नाइट्रोजन और फास्फोरस या न्यूट्रिएंट्स जो हैं
वो वॉश्ड ऑफ होते हैं। वो रेन वाटर के साथ, या जो हमने पानी लगाया है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, उस रन ऑफ वाटर के साथ नियर बाय वाटर बॉडी में आ जाते हैं। और नियर बाय वाटर बॉडी में आने से क्या हो जाता है, वहां पे नरिशमेंट ऑफ लेक, मतलब लेक्स के अंदर न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट इंक्रीज होने से वहां पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी तो उसकी डेथ भी ज्यादा होगी, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, जिस कारण से धीरे धीरे वो लेक क्या हो जाती है, वो लेक खत्म होने लगती है ना। तो इस प्रोसेस को बेसिकली बोला गया है यूट्रोफिकेशन। ठीक है। अब ये जो यूट्रोफिकेशन टॉपिक है, अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वहां पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स रिलेटेड प्रॉब्लम। पहले पेस्टिसाइड क्या होता है। अ पेस्टिसाइड इज एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग और मिटिगेटिंग एनी पेस्ट। देखिए, जो भी पेस्ट होता है जो हमारी फसल को, हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको किल करने के लिए हम अपनी फसलों पे कुछ केमिकल स्प्रे करते हैं। तो ये केमिकल क्या करते हैं, हमारी फसलों को उनसे प्रिवेंट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको रिपेल मतलब दूर कर देते हैं, या पेस्ट को मिटिगेट करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। और जब पेस्ट खत्म हो जाएंगे इन केमिकल्स के द्वारा, तो हमारी क्रॉप क्या रहती है, वो सेफ रहती है। A pesticide may be chemical substance, biological agent such as virus or bacteria, antimicrobial or disinfectant used against any pest। अब देखिए, पेस्टिसाइड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो पेस्ट को किल कर रहा है, खत्म कर रहा है ना। तो ये केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है जैसे वायरस और बैक्टीरिया, कोई एंटी माइक्रोबियल या कोई डिसइंफेक्टेंट हो सकता है जो पेस्ट को रिपेल कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है या प्रिवेंट। पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स, प्लांट पैथोजेंस, weeds, mollusks, birds, mammals, fish, nematodes, roundworms and microbes that destroy crops। तो बेसिकली पेस्ट जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो प्लांट्स पैथोजन हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मॉलस्क हो सकते हैं। ठीक है। कुछ अनवांटेड प्लांट्स हो सकते हैं जिनको अलग से वीड्स भी बोला जाता है। पेस्टिसाइड्स की ये जो केमिकल्स हैं, कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स होते हैं। हर्बिसाइड्स जो होंगे वो प्लांट को किल करने में हेल्प करेंगे, जो वीडीसाइड्स हैं, है ना, या वीड्स हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए, फंजीसाइड फंगस को किल करने के लिए, रोडेंटिसाइड रोडेंट्स को किल करने के लिए, और बायोसाइड्स किसी भी तरह की जो लाइफ है जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रही है, उनको किल कर। तो हर्बिसाइड्स क्या हैं? एंड herbicides commonly known as weed killer is a type of pesticide used to kill unwanted plant। हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, उनको किल करने के लिए जो केमिकल स्प्रे होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स। देन इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली इंसेक्ट्स के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। दे इंक्लूड ओविसाइड्स एंड लार्विसाइड यूज्ड अगेंस्ट द एग्स एंड लार्वा या लार्वी ऑफ इंसेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। ओविसाइड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के एग्स को खत्म करने के लिए, और लार्विसाइड्स जो होते हैं वो लार्वा को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन इंडस्ट्री एंड द हाउस। Fungicides. Fungicides are chemical compound or biological organism used to kill or inhibit fungi और fungal spores। फंगस और फंगल स्पोर जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको किल करने के लिए जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उनको फंगीसाइड्स बोलते हैं। फंजाई कैन कॉज सीरियस डैमेज। इनको फंगीसाइड्स या फंजीसाइड्स दोनों ही बोल सकते हैं, है ना। फंजाई कैन कॉज सीरियस डैमेज इन एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन क्रिटिकल लॉसेस ऑफ यील्ड। हमारी क्रॉप की पैदावार बहुत कम हो जाती है फंजाई के कारण, उसकी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और अल्टीमेटली किसानों के प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो फंजीसाइड्स आर यूज्ड बोथ इन एग्रीकल्चर एंड टू फाइट फंगल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। Rodenticides are a category of pest control chemical intended to kill rodents। ऐसे एनिमल, ऐसे छोटे एनिमल जो जनरली हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चूहे हो गए, है ना, रैट्स हो गए, स्क्वारल्स हो गए, तो उनको दूर करने के लिए रोडेंटिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। तो रोडेंटिसाइड्स जो है रोडेंट्स को किल करने वाले केमिकल्स होते हैं। फिर होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स या बायोसाइड्स।
बायोसाइड इज अ केमिकल सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पेस्ट को किल करे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक तरीके से छिड़काव कर रहे हैं, है ना। डिस्पाइट द नेम, a biocide does not actually have to kill. It may instead deter, render harmless, prevent the action, or otherwise exert a controlling effect on any harmful organism by chemical or biological means. ठीक है, तो बेसिकली ये किल करने का काम नहीं करता, ये जो पेस्ट हैं उनको रिपेल करने का काम करता है या उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। Biocides are commonly used in medicines, agriculture, forestry and in industry. Biocides कई जगह यूज होते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, जैसे मेडिसिन के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखिए जितने भी हमने ये सारे केमिकल्स हम अपने एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हैव डिप्लीटेड द पॉपुलेशन ऑफ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम अपने क्रॉप के ऊपर इन केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये उन इंसेक्ट्स को, उन पेस्ट को, उन वीड्स को तो किल कर ही रहे हैं, साथ में जो इकोलॉजी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी किल कर देते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज केमिकल पेस्टिसाइड्स आर नॉन डिग्रेडेबल एंड एंटर द फूड चेन एंड बिकम हैजार्ड टू ह्यूमन लाइफ। अब जितने भी ये केमिकल्स हैं बेसिकली ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, फूड, सॉरी, प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से ये फूड के अंदर आ जाते हैं और उसी फूड को जब हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं। तो फूड चेन के थ्रू ये पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और एक सर्टेन लिमिट के बाद ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर इन पेस्टिसाइड्स का आना, ये बेसिकली बायो एक्यूमुलेशन है, हमारी बॉडी में इकट्ठे फैट टिश्यू में ये इकट्ठे होते रहते हैं, और इनकी कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना हमारी बॉडी में, क्योंकि लगातार हम ऐसा फूड खाएंगे जिसके अंदर केमिकल्स होंगे, तो वो केमिकल्स हमारी बॉडी में आते जाएंगे, हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद ये केमिकल्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब है पानी का एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है। ओवर इरिगेशन ऑफ croplands by farmers for good growth of their crop usually leads to water logging। फार्मर्स क्या करते हैं भाई, अपनी क्रॉप के लिए वो इरिगेशन करेंगे, कई बार ज्यादा पानी लगा देते हैं, कई बार कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा पानी ही चाहिए ग्रोथ करने के लिए, जैसे चावल होता है, चावल की खेती के लिए पूरे फील्ड को पानी से भर लिया जाता है पहले, है ना, तो वहां पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, इसी को बोलते हैं वाटर लॉग, जहाँ पे एक जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है। इनएडिक्वेट drainage causes excess water to accumulate underground and gradually forms a continuous column with the water table। अब देखिए, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ये वाटर वहां पे इकट्ठा होता रहता है और वाटर टेबल के साथ एक कॉलम क्रिएट कर लेता है ना। अंडर वाटर लॉग कंडीशंस, pore spaces in the soils get fully drenched with water and soil air get depleted। अब पानी अगर मिट्टी में या जमीन के ऊपर इकट्ठा रहेगा, तो उस एरिया में सॉइल में जो पोर्स होते हैं उनमें जो एयर होती है वो निकल जाती है, क्योंकि वहां पे पानी भर जाता है ना। द वाटर टेबल राइजेस while द रूट्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट गेट एडिक्वेट एयर फॉर रेस्पिरेशन। अब वो एयर निकल जाएगी, तो उससे क्या होगा, प्लांट की रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए एयर नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे पानी भरा। साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डेक्लाइन, जो सॉइल की अपनी एक स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो क्या होता है, वो भी पानी भरे रहने के कारण, वाटर लॉकिंग के कारण डेक्लाइन कर जाती है, कम हो जाती है। द क्रॉप प्लांट्स गेट लॉक्ड एंड क्रॉप यील्ड फेल्स। तो अगर जैसे बारिश हो जाए, बहुत तेज बारिश हो जाए और एग्रीकल्चर फील्ड में पानी भर जाए, तो वाटर लॉगिंग हो गई। अब वो पानी मान लो ड्रेन नहीं हुआ, नहीं निकला, तो वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा, क्रॉप को डैमेज करेगा और क्रॉप की जो पैदावार है, फसल की पैदावार है, वो कम हो। इन पंजाब, extensive areas have become waterlogged where adequate canal water supply or tubewell water encourage the farmers to use it over enthusiastically, leading to waterlogging problem।
अब देखिए जहाँ पे कैनाल सिस्टम अच्छा है, जहाँ पे ट्यूबवेल सिस्टम अच्छा है, तो वहां पे पानी की देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। तो उसकी वजह से कई बार ओवर इरिगेशन हो जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वहां पे ये वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। नेक्स्ट है सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉलेबल सॉल्ट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर सॉलेबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना सैलिनिटी कहलाता है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जब हम ज्यादा खेती करते हैं, एक ही फील्ड में बार बार फसल उगाते हैं एक साल के अंदर, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। ड्यू टू पुअर ड्रेनेज ऑफ इरिगेशन एंड flood water, the dissolved nutrients or salt in these water accumulate on the soil surface। देखिए, वाटर लॉगिंग को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर किसी एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो रखी है, पानी इकट्ठा हो रखा है, तो जो सॉइल के अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। इन एरिड एरियाज विद लो रेनफॉल, पुअर ड्रेनेज एंड हाई टेम्परेचर, वाटर evaporates quickly from the soil leaving behind the salts in high concentration। लेकिन जब उसके बाद मान लो रेनफॉल कम हो गया, है ना, और पुअर डैमेज के बाद जो है पानी काफी दिन तक भरा रहा, लेकिन वो जब धीरे धीरे एवोपरेट होगा, पानी हटेगा वहां से, तो सॉइल की सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स आ, हाई कंसंट्रेशन में सॉल्ट्स आ जाते हैं, जिससे सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है। और सॉइल का पीएच चेंज होगा तो हो सकता है वो पीएच प्लांट की ग्रोथ के लिए, हमारी फसल की ग्रोथ के लिए सुटेबल ना हो, तो ऐसी जमीन के अंदर, ऐसी मिट्टी के अंदर हमारी फसल नहीं हो। Excess of these salts, mainly carbonates, chlorides, and sulfates of sodium, and traces of calcium and magnesium, from a crust on the soil surface and are injurious to the survival of plants। तो बेसिकली ये इस तरह के जितने भी कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, ये सॉल्ट्स हैं, ये सॉइल की सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं, और फिर उसमें अगर कोई क्रॉप ग्रो करना चाहेंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं, है ना। द वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ प्लांट इज सीवियरली अफेक्टेड। और इन सॉल्ट के कारण, इस सॉल्ट कंसंट्रेशन के कारण प्लांट की जो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और जब प्लांट्स जो होंगे वो वाटर को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो एक तो उन्हें पानी भी कम मिलेगा, और पानी के साथ जो उन्हें न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो भी कम मिलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी क्रॉप जो है, पैदावार जो है, वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को शेयर करें। थैंक यू।